गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट सेकेंड में इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में परक्विजिट्स या अनुलाभ के बारे में बताऊंगी। पूर्व में भी मैंने आपको कुछ डिटेल भेजी थी, उसी को आगे लेंगे हम आज। तो आज हम करेंगे कि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो देखिए, दो मैं पहले बता चुकी हूँ कि किराए से मुक्त मकान की सुविधा का मूल्यांकन हमें कैसे करना है। किराए से मुक्त मकान की सुविधा यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को दी है तो उसका मैं पहले भेज चुकी हूँ। उसी को आगे करते हुए आज हम करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर। यदि कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है जो यदि नियोक्ता नहीं चुकाता तो कर्मचारी को चुकाना पड़ता, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि कर्मचारी की अनुलाभ मानी जाएगी और कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगी और उसको आय में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे भुगतानों के कुछ उदाहरण हैं कि जैसे कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के खर्चों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, यानी कर्मचारी के बच्चे अगर किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाली शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ उनकी फ़ीस को चुकाने का दायित्व कर्मचारी का है, लेकिन यदि कर्मचारी ने नहीं चुकाकर नियोक्ता ने चुकाया है तो नियोक्ता ने जितनी राशि चुकाई है वह राशि कर्मचारी की आय में जोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट है कर्मचारी के नाम से लिए गए पानी एवं बिजली के कनेक्शन के बिलों का नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना। नियुक्त कर्मचारी जिस मकान में रह रहा है, पानी बिजली का बिल उनके नाम से आ रहा है, कर्मचारी के नाम से, लेकिन बिल का भुगतान नियोक्ता ने किया है, तो कर्मचारी के दायित्व का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया गया है, तो जितनी राशि नियोक्ता ने दी है उतनी उसकी वेतन की आय में जोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट है कर्मचारी के होटल एवं क्लब के बिलों का नियोक्ता द्वारा चुकाया जाना। नेक्स्ट, कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋण का नियोक्ता के द्वारा भुगतान। कर्मचारी का ही दायित्व है कि वो जो ऋण उसने लिया है उसको चुकाए, लेकिन उसने नहीं दिया है, नियोक्ता ने उसका भुगतान किया है, तो जितनी राशि नियोक्ता ने दी है वो कर्मचारी की वेतन की आय में जोड़ी जाएगी। कर्मचारी के द्वारा नियुक्त किए गए घरेलू नौकर के वेतन का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाना। कर्मचारी के घर पर अगर कोई नौकर उसने लगाया है तो उसका वेतन देने का दायित्व भी कर्मचारी का ही है, लेकिन कर्मचारी ने नहीं देकर नियोक्ता ने उसका वेतन चुकाया है, तो जितनी राशि नियोक्ता के द्वारा चुकाई गई है वो राशि कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ी जाएगी, क्योंकि कर्मचारी के दायित्व का भुगतान नियोक्ता ने किया है। कर्मचारी के द्वारा देय आयकर का नियोक्ता के द्वारा भुगतान। किसी भी व्यक्ति का जो भी आयकर है वो उसको स्वयं को चुकाना होता है। अब कर्मचारी ने अगर आयकर का भुगतान नहीं किया और उसकी जगह नियोक्ता ने उसके द्वारा देय आयकर का भुगतान किया है तो वो कर्मचारी की आय में जोड़ा जाएगा। कर्मचारी के स्वयं की मोटर कार के खर्चों का नियोक्ता के द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति। मोटर कार या कार कर्मचारी की स्वयं की है, स्वयं अपने व्यक्तिगत काम में उसको ले रहा है, लेकिन खर्चों का भुगतान नियोक्ता कर रहा है, तो कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान इसे माना जाएगा और जितनी राशि नियोक्ता भुगतान करेगा या रियम्बर्स करेगा उतनी राशि कर्मचारी की वेतन की आय में जोड़ दी जाएगी। तो ये थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट फोर्थ है कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वार्षिकी के प्रीमियम का नियोक्ता के द्वारा भुगतान। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एन्युटी प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर। यदि नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी के किसी ऐसे के लिए ऐसा भुगतान किया जाता है जो चुकाई गई राशि अनुलाभ मानी जाएगी, यानी उसकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि चुकाता है नियोक्ता, या एन्युटी का कोई प्रीमियम है वो नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है, तो जितनी राशि नियोक्ता के द्वारा चुकाई जाएगी वो कर्मचारी की वेतन की आय में जोड़ दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का अंशदान। सुपर एनुएशन यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड के बारे में पहले भी मैंने बताया था। इसी में अब यह है कि अगर सुपर एनुएशन फंड, इस निधि में नियोक्ता का अंशदान प्रीवियस ईयर में 1,50,000 रुपये से अधिक है तो जितना अधिक होगा अधिक के कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा और उसकी वेतन की आय में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है अन्य निर्धारित आनुषांगिक लाभ, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स।
देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट में 2003 के फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कुछ अनुषांगिक लाभों को अनुलाभ की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसमें सबसे पहले आता है ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। नेक्स्ट है बी पॉइंट है चल संपत्तियों का उपयोग, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय। सी पॉइंट है चल संपत्तियों का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। डी है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्वेट इक्विटी अंश, शेयर्स रिसीव्ड अंडर एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। नेक्स्ट है ई पॉइंट है अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास एवं अन्य व्ययों का नियोक्ता के द्वारा भुगतान या पुनर्भरण, पेमेंट और रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर ऑन ट्रैवलिंग ड्यूरिंग अकोमोडेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो जो भी भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है निशुल्क भोजन, नाश्ते एवं शीतल पेय की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। जी पॉइंट है उपहार वाउचर या टोकन की सुविधा, गिफ्ट वाउचर और टोकन फैसिलिटीज। एच है क्रेडिट कार्ड की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड। आई है क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का भुगतान, क्लब मेंबरशिप पेड बाय द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है जे पॉइंट चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी। के है अवकाश यात्रा रियायत, लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी। और इन सभी सुविधाओं का मूल्यांकन किस तरीके से करना है ये हम आगे देखेंगे। द इवैल्यूएशन ऑफ अबव फैसिलिटीज़ आर एज फॉलोज, यानी जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स हैं उन फ्रिंज बेनिफिट्स का हमें किस तरीके से मूल्यांकन करना है। ये सभी फ्रिंज बेनिफिट अनुलाभ ही माने गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज दर पर ऋण, यानी इस सुविधा का मूल्यांकन जो हमें करना है वो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा 1 अप्रैल 2019 को घोषित ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। अब इसमें बात आती है कि अगर जो लोन लिया गया है, जो ऋण लिया गया है वो मकान के लिए लिया गया है और अगर कर्मचारी जो है वो वुमेन है तो वुमेन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8.70% टू 9.10% पर एनम। जेंट्स के लिए, मैन के लिए है 8.75% टू 9.15% पर एनम। नेक्स्ट है न्यू कार लोन, नई कार के लिए अगर लोन लिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.30% टू 9.80% पर एनम। नेक्स्ट थर्ड है सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार, प्रमाणित पूर्व स्वामित्व वाली कार के लिए ऋण लिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.05% टू 12.05% पर एनम। फोर्थ पॉइंट है टू व्हीलर लोन, दुपहिया वाहन के लिए अगर ऋण लिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 17.60% पर एनम। सुपर बाइक के लिए लोन लिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.80% पर एनम। फिफ्थ आता है एजुकेशन लोन, शिक्षा हेतु अगर ऋण लिया गया है तो अप टू ₹7.5 लैक्स 7.5 लाख रुपए तक अगर ऋण लिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.55% और अबव ₹7.5 लैक्स तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 7.5 लाख तक तो है 10.55 और उसके बाद है 10.80% पर एनम। लड़कियों की शिक्षा के लिए अगर ये ऋण लिया गया है तो जो ब्याज की दर है उसको 0.5% से कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि a concession in interest rate at the rate of 0.5% to girl students। अब है पर्सनल लोन, व्यक्तिगत ऋण लिया गया है तो CIBIL स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 650 है
सिविल स्कोर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.65% पर एनम। और अगर SIBIL सिबिल को स्कोर यदि लेस देन 650 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.15% पर एनम। तो ये जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके आधार पर इसकी गणना हम करेंगे। अब है कि ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंत में शेष रही राशि पर प्रत्येक माह के लिए की जाएगी। ये हर महीने, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जब होती है, इंटरेस्ट जब लोन जब लिया जाता है तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, तो इंस्टॉलमेंट जो पे कर दी गई है उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो ये देखना है कि प्रत्येक महीने के अंत में शेष रही राशि क्या है और उस पर हमें प्रत्येक महीने का हर महीने का इंटरेस्ट निकालना है। यदि ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया गया है तो उक्त ब्याज दर से ज्ञात ब्याज की राशि में से कर्मचारी से वसूल की गई राशि को घटा दिया जाएगा। यानी जितनी राशि नियोक्ता ने कर्मचारी से ले ली है, रेट ऑफ पहले तो इस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे जो रेट्स दे रखी हैं उसके हिसाब से, फिर नियोक्ता ने जितनी राशि ब्याज की वसूल कर ली है उसको उसमें से घटा दिया जाएगा, तो शेष राशि कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ी जाएगी। यदि ऋण मकान, शिक्षा एवं कार, दुपहिया वाहन या त्योहार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से लिया गया है तो ब्याज की दर एक्सप्रेस क्रेडिट वाली होगी। तो ये तो था इंटरेस्ट फ्री लोन। अब आता है बी पॉइंट है चल संपत्तियों का उपयोग, यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्य को कोई संपत्ति अगर नियोक्ता के द्वारा उपयोग लेने के लिए दी गई है तो इस सुविधा का मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप, कंप्यूटर व लैपटॉप है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील होगी, यानी इसका कोई मूल्य नहीं होगा। लेकिन अदर एसेट्स हैं तो अदर एसेट्स में आता है वेयर एम्प्लॉयर इज़ ऑनर ऑफ सच एसेट्स, यानी नियोक्ता यदि किसी संपत्ति का स्वामी है और उस संपत्ति को काम में लेने के लिए वो कर्मचारी को या उसके किसी परिवार के सदस्य को दे देता है तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स, यानी वो संपत्ति नियोक्ता की स्वयं की है तो उसकी लागत का 10% पर एनम के हिसाब से जितने महीने के लिए उसको काम में लेने के लिए दी गई है उस हिसाब से उसका हम मूल्य निकालेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है वेयर असेट इज टेकन ऑन हायर, यानी किराए पर लेकर नियोक्ता ने कोई संपत्ति किराए पर लेकर कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को काम में लेने के लिए दी है तो अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने जितना अमाउंट उसके लिए पे किया है उतनी राशि कर्मचारी की वेतन की आय में जोड़ दी जाएगी। तो ये सब आनुषंगिक लाभ हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, और आगे के वीडियो में मैं आपको इसके और पॉइंट बताऊंगी।